नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं भाई आप सभी। तो मेरे मन में कुछ ख्याल आया जिसकी वजह से मैं वीडियो बना रहा हूं आप लोगों के लिए। अक्सर एक बहस हमें सुनने को मिलती है, सरकारी नौकरी और प्राइवेट नौकरी के बीच में क्या बढ़िया है। ये बहस अक्सर आपने सुनी होगी, मैंने भी सुना है। और मेरा इसमें पर्सनल ओपिनियन ये रहता है कि भाई देखो, दोनों नौकरी ही है तो नौकरी ही ना। इसमें भी आप एक नौकरी कर रहे हो, इसमें भी आप एक नौकरी कर रहे हो। दोनों को कुछ अपने अपने प्रोस है, कुछ अपने अपने कॉन्स हैं, ठीक है। लेकिन आज इस वीडियो के अंदर मैं कुछ वो पॉइंट्स आपको बताने वाला हूं जिसकी वजह से मेरे नजरिए में गवर्नमेंट जॉब जो है ना, मतलब थोड़ा सा ऊपर है प्राइवेट से। मेरा ओपिनियन है, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी इसके अंदर मैं शेयर कर रहा हूँ। अब अगर आप प्राइवेट नौकरी करने वाले बालक हैं और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो किसी प्रकार का मतलब हेट कमेंट ना करें भाई, ठीक है। मैंने ऐसा नहीं कहा कि प्राइवेट खराब है, मैं ऐसा कहता हूं कि सरकारी थोड़ा सा बेहतर है। और मैं आपको विद रीजन मैं आपको यहां पर प्रूव करूंगा, मैं यहां पर आपको दिखाऊंगा। और मैं यहां पर एग्जांपल लूंगा एसएससी सीजीएल, जो बहुत सारे बच्चे उसमें अपीयर होते हैं, हर साल 20 लाख 30 लाख बच्चे अपीयर होते हैं। और उसके बाद जब आप जॉब को ज्वाइन करते हो तो अलग अलग प्रकार की पोस्ट होती है, तो उसमें क्या क्या फैसिलिटीज आपको मिलती हैं, है ना, उन सब के बारे में डिस्कस हम लोग इस वीडियो में कर रहे होंगे। मतलब कहने का मतलब ओवरऑल इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि भैया गवर्नमेंट जॉब के क्या क्या फायदे हैं, जिसके अंदर मैं सैलरी डिस्कस करूंगा कि सैलरी कितनी होती है, ठीक है। सैलरी के अलावा और क्या क्या बेनिफिट, जैसे लीव्स कितनी मिलती हैं, छुट्टियां कितनी मिलती हैं, ठीक है। और इसके अलावा मेरे भाई अगर मैं बात करूं एलटीसी एचटीसी क्या होता है, सारी चीजें मैं बिल्कुल डिटेल में समझाऊंगा। मेडिकल के फील्ड में आपको क्या क्या फैसिलिटीज मिलती हैं, ठीक है। मतलब बहुत सारी चीजें हैं, एक एक करके आप देखते जाओ। लगभग 7 से 8 चीजें हैं जो मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो उन बच्चों के लिए बहुत ज्यादा मोटिवेशनल वीडियो ये रहने वाली जो खास करके एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। सीएचएसएल सीपीयू किसी की भी तैयारी कर रहे हो तो आप उसी क्राइटेरिया में ना, मेरी बात को समझ पा रहे हो। आप सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब को ही लास्ट में ज्वाइन करने वाले हो, ठीक है। तो लगभग आप सबके लिए फैसिलिटी सेम ही रहने वाली है। तो सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जिसके बारे में सबसे ज्यादा बच्चे क्यूरियस होते हैं कि सर अगर हम एसएससी सीजीएल में सिलेक्शन लेने के बाद या सीएचएसएल में सिलेक्शन लेने के बाद, खास करके सीजीएल की मैं बात कर रहा हूं, सर अगर हम ज्वाइन करते हैं तो सैलरी कितनी रहेगी सर इसमें हमारी, ठीक है। देखो मेरे दोस्त, सैलरी की मैं बात करूं तो उससे पहले आपको समझना पड़ेगा कि एसएससी सीजीएल के अंदर ना, देखो एसएससी सीजीएल के अंदर अगर मैं आपको बताऊं, ठीक है मेरे भाई, तो जब आप ज्वाइन करते हो ना तो यहां पर आपको 4 अलग अलग प्रकार के जो ना ग्रेड पे वो देखने को मिलते हैं, ठीक है। एक होता है 2400 ग्रेड पे, 2800 ग्रेड पे, एक होता है 4200 ग्रेड पे और एक होता है आपका 4600 ग्रेड पे। मतलब आपकी पोस्ट के हिसाब से होता है ये, आप कौन सी पोस्ट पे हो उस पर डिपेंड करता है कि आपका ग्रेड पे कितना रहने वाला है, ठीक है। ग्रेड पे जीपी का मतलब होता है ग्रेड पे, और इसी ग्रेड पे के हिसाब से ये तय होता है कि आपकी सैलरी जो है वो कितनी रहने वाली है। तो सबकी सैलरी अलग अलग होती है। अगर आप किसी एक पर्टिकुलर पोस्ट पे हो तो आपकी सैलरी अलग होगी, आप किसी बड़ी पोस्ट पे हो तो आपकी सैलरी अलग होगी। तो डिटेल में मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। उससे पहले आप ये देख लो कि कौन कौन सी वो पोस्ट है जो 2400 ग्रेड पे के अंदर आती है। मैंने आपको बताया ना 4 ग्रेड पे है, 2400, 2800, 4200 और 4600। तो ये वो है जो 2400 ग्रेड पे के अंदर आती हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं लेवल 4। इसमें जो आपकी बेसिक सैलरी होती है वो कितनी होती है, देखो यहाँ पर 25,500 से लेकर 81,100 तक ये आपकी बेसिक सैलरी जाती है। लास्ट होता है ये शुरुआत होता है, ये लास्ट होता है, ठीक है मेरे भाई। अब उसके अंदर ये सारी पोस्ट आती है आपकी, सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट या फिर अपर डिवीजन क्लर्क, जिसको क्या बोलते हैं यूडीसी, ये सारी सीजीएल की पोस्ट है, ठीक है। टैक्स असिस्टेंट आपको पता है सीबीडीटी यानी कि इनकम टैक्स में, और टैक्स असिस्टेंट यहाँ पर आपका किस में हो गया, एक्साइज या कस्टम्स यानी कि सीबीआईसी में, ठीक है। और इसके अलावा अब आपको पता है जो पोस्टल असिस्टेंट है, ठीक है, पीए और एसए, पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट, ये दोनों भी आपको पता है 2400 ग्रेड पे के अंदर ही आता है और सीजीएल के थ्रू होता है। अब पहले इसका जो ज्वाइनिंग होता था वो सीएचएसएल के थ्रू होता था, लेकिन अब सीजीएल के थ्रू इसका ज्वाइनिंग होता है। तो ये वो पोस्ट है सीजीएल में जो 2400 ग्रेड पे आती हैं। तो अगर आप इनमें से किसी पोस्ट को ज्वाइन करते हो, अगर आपका सिलेक्शन इनमें से किसी पोस्ट पे होता है तो आपकी सैलरी कितनी होनी चाहिए एग्जैक्टली मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। देखो इमेज के थ्रू समझाता हूं। देखो ग्रेड पे अगर आपका 2400 है, ठीक है, अगर आपका ग्रेड पे कितना है 2400 है, तो आपकी सैलरी कितनी होती है। मैं यहां पर जो करंट में सैलरी चल रही है, करंट में जो सैलरी चल रही है उसको मैंने यहां पर लेकर आपको समझाने की कोशिश की है, ठीक है। और बिल्कुल एग्जैक्ट फिगर मैं आपको दे रहा हूं यहां पर, कोई ऐसा नहीं कि बढ़ा चढ़ाकर मैं आपको झूठे सपने दिखा दूं या वीडियो को चलाने के लिए कुछ भी आकर बोल दूं। पर्सनल एक्सपीरियंस से भी चीजें मैं यहां पर शेयर कर रहा हूं, ठीक है। देखो भाई, सैलरी आपकी किससे मिलकर बनती है। सबसे पहले इसमें होता है आपका बेसिक पे। बेसिक पे मतलब वही जो मैंने आपको बताया, इसका बेसिक पे कितना होता है 25,500, ये आपका बेसिक पे है, मतलब इतना तो आपको मिलना ही मिलना है, ठीक है। फिर इसमें ऐड होता है डीए। डीए का मतलब होता है डियरनेस अलावेंस, जिसको बोलते हैं महंगाई भत्ता। इस समय जो डीए चल रहा है वो 53% चल रहा है, ठीक है, यानी कि आपके बेसिक का 53%, यानी कि इतना हो गया आपका डीए। फिर आपको मिलता है एचआरए। एचआरए का मतलब होता है होम रेंट अलावेंस, यानी कि
या तो भैया आपके पास ऑप्शन है, या तो आप सरकारी क्वार्टर ले लो। अगर आपने सरकारी क्वार्टर ले लिया फिर तो आपको एचआरए नहीं मिलता ये, ठीक है। अगर आपने सरकारी क्वार्टर नहीं ले रखा तो आपको सैलरी में एचआरए ऐड होकर मिलता है, जो कि एक्स सिटी, ये जो सैलरी मैं आपको बता रहा हूँ एक्स सिटी की बता रहा हूँ। अलग अलग सिटी पे भी सैलरी डिपेंड करती है। कोई अगर एक्स सिटी है तो सैलरी थोड़ी ज़्यादा होती है, वाई सिटी में 2-4 हज़ार रुपये कम होती है, और जेड सिटी में उससे भी 1-2 हज़ार रुपये और कम होती है। तो मैं एक्स सिटी का एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ ट्रांसपोर्ट अलाउंस की, तो इसमें आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी मिलता है। मतलब भैया घर से ऑफिस आने जाने का जो पैसा है ना, वो भी सरकार आपको ऐड करके देती है, जो कि इतना है 3600 रुपये, ठीक है। उसके बाद इस टीए यानी कि ट्रांसपोर्ट अलाउंस के ऊपर भी डीए लगता है, जो कि लगभग इतना है, 53%। यानी कि टोटल अगर आप इनको जोड़ दोगे तो आपकी जो ग्रॉस सैलरी यहाँ पर बन जाती है वो कितनी बन जाती है, 50,643 रुपये। ये अभी जो 7th पे कमीशन चल रहा है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये आपकी जो है ग्रॉस सैलरी। अब ऑब्वियस सी बात है इसके अंदर कुछ डिडक्शंस भी होते हैं, जैसे इसके अंदर एक आपका एनपीएस डिडक्शन होता है। एनपीएस यानी कि न्यू पेंशन स्कीम, मतलब रिटायर होने के बाद में आपको जो पैसा मिलता है भाई उसी को बोलते हैं एनपीएस। पहले ओपीएस था, ओल्ड पेंशन स्कीम, अब है न्यू पेंशन स्कीम। तो इसमें आपकी सैलरी से जितना कटता है, मान के चलते हैं कि आपकी सैलरी से कट रहा है 5,000 रुपये, ठीक है, तो गवर्नमेंट भी उतना ही पैसा डालती है। जैसे आपकी सैलरी से कटा 5,000, गवर्नमेंट उसके अंदर 5,000 अपनी तरफ से आपको देती है, और वो पूरा जो 10,000 है वो आपके एनपीएस अकाउंट में जमा होता है। और वो जो 10,000 है वो क्या होता है ना, मैं इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बता रहा हूँ, वो जो आपका 10,000 रुपये आया, 5,000 आपकी सैलरी से गया और 5,000 गवर्नमेंट ने डाला, वो 10,000 जो है ना स्प्लिट हो जाता है अलग अलग म्यूचुअल फंड्स के अंदर। 3 या 4 म्यूचुअल फंड्स होंगे जिसके अंदर आपकी जो ये रकम है 10,000 रुपए की, ये स्प्लिट हो जाएगा, जिसके ऊपर आपको अच्छा खासा इंटरेस्ट मिलता है। मेरी बात को समझ पा रहे हो? बोलो हाँ कि ना। यानी कि आपका पैसा जो है इनडायरेक्टली म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो गया, आपने नहीं किया लेकिन एनपीएस के थ्रू हो जाता है। 2-3 जो गवर्नमेंट के फंड्स होते हैं या बाहर के भी फंड्स होते हैं 1-2, उसमें आपका पैसा जो है ना स्प्लिट हो जाता है। और इसमें आपकी चॉइस भी होती है, अगर आप कोई फंड चेंज करना चाहते हो तो आप अपने एनपीएस अकाउंट पे जाके उसको भी चेंज कर सकते हो। गवर्नमेंट का फिक्स है कि वो 2 या 3 ऐसे हैं जिसमें वो हमेशा आपका पैसा इन्वेस्ट करती है, ठीक है। तो ये सारा का सारा जो पैसा है ना, ये आपको रिटायरमेंट के बाद भाई मिल जाता है, ठीक है। तो ये एक तरीके से आप मान के चलो आपकी इन्वेस्टमेंट है। तो जो भी आपका 2-4 हज़ार रुपये, 5,000 रुपये मान के चलो कटता है, वो कटने के बाद में, और एक आपका एक और होता है CGEIS करके होता है, मतलब कहने का मतलब जो आपको मेडिकल फैसिलिटीज गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है ना, उसका एक छोटा सा कॉस्ट होता है 200 या 250 रुपये, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द सिटी, वो आपका कट होता है इसके अंदर। यानी कि आप ओवरऑल ये मान के चलो कि 5 से 6 हज़ार रुपये इसके अंदर जो है ना आपका डिडक्शन आ जाएगा, 5 से 6 हज़ार के बीच में। तो उसको हटाने के बाद में आप देख सकते हो कि आपकी जो ग्रॉस जो नेट सैलरी बनेगी वो लगभग 44 या 45 हज़ार रुपये आपकी जो है बनेगी सैलरी यहाँ पर, ठीक है। मेरी बात को समझ गए? डिपेंड करता है कि आप एचआरए ले रहे हो या नहीं ले रहे हो। अगर आपने क्वार्टर लिया तो एचआरए आपको नहीं मिलेगा। तो ये लेवल 4 यानी कि ग्रेड पे 2400 है, ठीक है। मेरी बात को समझ गए? और ये करंट में जो है वो मैं बता रहा हूँ। अभी आपको पता है कि 8th पे कमीशन जो है ना उसके ऊपर भी बातचीत चल रही है। तो हो सकता है कि सीजीएल 2026 आप जो देने वाले हैं जितने भी बालक, ठीक है, तो हो सकता है कि जब तक आपकी ज्वाइनिंग आएगी तब तक, या फिर हो सकता है उसके 1-2 महीने या 3 महीने के बाद ही 8th पे कमीशन भी आ जाएगा। यानी कि आपकी जो सैलरी यहाँ पर दिखाई दे रही है ना 50,643, ये जो आपको दिखाई दे रही है, आप सीधा सीधा इसमें 10 से 15 हज़ार के बीच में ऐड कर दो, यानी कि आपकी सैलरी पहुंच गई भैया 60 से 65 हज़ार। ये जो लोग बोल रहे हैं ना वीडियोस के अंदर आके कि सैलरी डबल हो जाएगी, वो आपको बेवकूफ बना रहे हैं। सैलरी डबल नहीं होने वाली है। 8th पे कमीशन का सिंपल सा फंडा ये रहेगा जो मैं आपको समझा रहा हूं कि आपका जो बेसिक है ना ये 25,500, ठीक है, इसमें क्या किया जाएगा, चेंज किया जाएगा। क्या चेंज किया जाएगा? अब वो फिटमेंट फैक्टर कितना होगा वो भी किसी को नहीं पता। कुछ लोग बोल रहे हैं कि 1.97 होगा, कुछ लोग बोल रहे हैं कि पूरा 2% होगा या 2 गुना होगा, कहने का मतलब है। यानी कि अगर इतना गया तो आपकी जो बेसिक सैलरी है वो उसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो वो आपकी बेसिक सैलरी बन जाएगी। और अगर फिटमेंट फैक्टर 2 का गया तो बेसिक सैलरी को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 50, यानी कि 51,000 हो गया ना पूरा का पूरा। तो 51,000 आपकी बेसिक सैलरी हो जाएगी। अब आपको सर 51,000 बेसिक सैलरी है तो सर ये भी सब तो ऐड होगा, तो सर सैलरी तो बहुत ज्यादा हो गई। तो मेरे भाई एक चीज याद रखना, जब इसमें चेंज होगा ना 8th पे कमीशन के बाद, तो ये हो जाएगा आपका 0। जो डीए है ना, डीए अभी 53%, ये पूरा 0 हो जाएगा। मेरी बात को समझ पा रहे हो? हाँ, फिर ये धीरे धीरे बढ़ेगा, जैसे हर साल बढ़ता है डीए वैसे धीरे धीरे बढ़ेगा, लेकिन 53% से सीधा किस पे आएगा, 0 पे। तो यहां से तो कुछ नहीं मिला आपको, बोलो हाँ कि ना। एचआरए में थोड़ा चेंज आएगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस में थोड़ा चेंज आएगा और इसमें थोड़ा सा चेंज आएगा। तो कुल मिला के आप ये देख सकते हो कि आपकी जो सैलरी है वो लगभग 10 से 15 हज़ार के बीच में बढ़ेगी। इससे ज़्यादा आपकी सैलरी नहीं बढ़ेगी, लेकिन 10 से 15 हज़ार भी काफ़ी है, कम नहीं होते, काफ़ी होते हैं, ठीक है। ये हो गया 2400 ग्रेड पे। अब अगर मैं बात करता हूँ 2800 ग्रेड पे, तो सीजीएल के अंदर ये वो पोस्ट हैं जो 2800 ग्रेड पे वाली हैं, ठीक है। पोस्ट के नाम देख लो एक बार, ऑडिटर इन सीएजी
ठीक है। ऑडिटर इन, ये रहा, अदर मिनिस्ट्रीज या डिपार्टमेंट्स, एक है ऑडिटर इन सीजीडीए, और एक है अकाउंटेंट इन सी एंड एजी, और एक है अकाउंटेंट या जूनियर अकाउंटेंट इन अदर डिपार्टमेंट्स या मिनिस्ट्रीज। ये जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं ये सारे कौन से हैं, 2800 ग्रेड पे वाले हैं। तो अगर आपका सिलेक्शन इनमें से किसी पोस्ट पे होता है, ठीक है, तो आपकी सैलरी कितनी रहती है वो यहां पर देख लो। इसमें आपकी बेसिक सैलरी कितनी होती है, ये 29,200, ये आपकी बेसिक सैलरी है। यहाँ पर कितना था, 25,500, यहाँ पर 29,200। फिर वही आपका डीए मिलेगा, वही आपको एचआरए, वही आपको टी अलाउंस मिलेगा, और वही आपका डीए ऑन टीए मिलेगा। तो यानी कि इसमें जो आपकी ग्रॉस सैलरी है वो लगभग 57,192 रुपये है। इसमें आप कुछ डिडक्शन कर दोगे, एनपीएस और जो मेडिकल के लिए होता है वो आप इसमें से हटा दोगे, घटा दोगे, तो उसमें जो भी आपकी नेट सैलरी बनेगी लगभग कितनी बनेगी आपकी, 52-53 हज़ार के आसपास इसमें आपकी जो है नेट सैलरी बनेगी, डिपेंडिंग ऑन द सिटी। डिपेंडिंग ऑन द एक्स सिटी में हो तो थोड़ी सी ज़्यादा बनेगी, वाई में हो थोड़ी सी कम बनेगी, जेड में हो थोड़ी उससे और कम बनेगी। ठीक है मेरे भाई, समझ गए। उसके बाद बात करते हैं सर 4200 ग्रेड पे। 4200 ग्रेड पे के अंदर ये सारी की सारी जो पोस्ट है आपको दिखाई दे रही है। एक होता है असिस्टेंट अदर मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स या ऑर्गेनाइजेशंस में, एक होता है असिस्टेंट या सुपरिटेंडेंट। जैसे अभी आपको पता है सुपरिटेंडेंट, ऑफिस सुपरिटेंडेंट, इनकम टैक्स में नई वैकेंसी जोड़ी गई है सीजीएल के अंदर, इनकम टैक्स में ऑफिस सुपरिटेंडेंट, ठीक है, वो भी इसी 4200 ग्रेड पे के अंदर आता है भाई। तो अगर आप डायरेक्ट ऑफिस सुपरिटेंडेंट बनते हो इनकम टैक्स के अंदर तो सीधा 4200 ग्रेड पे के अंदर आप आ जाओगे, ग्रुप बी के अंदर आ जाओगे। ठीक है, उसके बाद होता है डिविजनल अकाउंटेंट जिसको बोलते हैं डीए, ठीक है, सीएजी के अंदर आता है 4200 ग्रेड पे। सब इंस्पेक्टर किसमें, एनआईए में, यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, ठीक है, और इसके अलावा स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2। ये सारे के सारे जो पोस्टें आते हैं आपके 4200 ग्रेड पे के अंडर आते हैं। और अगर आप इनमें से किसी पे सेलेक्ट होते हो तो मेरे भाई आपकी सैलरी जो है वो कितनी रहने वाली है वो देख लो, इतनी रहने वाली है। इसमें आपकी बेसिक सैलरी होती है 35,400, 35,400। फिर इसमें आपको डीए मिलता है, एचआरए मिलता है, वही टी अलाउंस मिलता है और डी ऑन टीए मिलता है। यानी कि इसमें जो आपकी ग्रॉस सैलरी बनने वाली है वो बनने वाली है लगभग 68,166 रुपए ग्रॉस सैलरी। फिर इसमें से आप कुछ डिडक्शन वगैरह कर दोगे तो आप ये मान के चलो लमसम जो है ना आपके पास में 60 से 62,000 के बीच में आपकी जो सैलरी है नेट सैलरी वो आपके पास आ जाएगी। मतलब आपके अकाउंट में जो है ना 60 से 62,000 रुपए आ जाएगा, डिपेंडिंग ऑन द सिटी। मैं फिर से वही बात बोल रहा हूं, मेरी बात को समझ गए, इतना आपके अकाउंट में जो है आ जाएगा। और उसके बाद होता है हमारा 4600 ग्रेड पे। तो पहले आप देख लो, ये वो है, ये वो ग्रेड पे है जिसमें आपकी फेवरेट पोस्ट है। मतलब जितने भी बच्चे सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं उनका ड्रीम होता है इन्हीं में से कोई एक पोस्ट लेना। मतलब अभी तक मैंने जितना दिखाया वो किसी का ड्रीम नहीं होता है, वो तो ये होता है कि चलो लास्ट ऑप्शन है कि मिल जाए तो मिल जाए। लेकिन जो ड्रीम होता है वो यही होता है सबसे पहले जो बच्चा ड्रीम करता है। जैसे क्या कि यार एएसओ मिल जाए सीएसएस में, है ना, एएसओ मिल जाए सीएसएस, एएसओ एंड सीएसएस सुना होगा आपने, या एएसओ मिल जाए किसमें, आईबी में, या एएसओ मिल जाए रेलवेज के अंदर, या एएसओ मिल जाए एमईए में, बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड है, एएसओ इन एमईए, ठीक है, या एएसओ मिल जाए एएफएचक्यू में, या अदर डिपार्टमेंट्स के अंदर असिस्टेंट, अदर मिनिस्ट्रीज के अंदर असिस्टेंट, या फिर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन अदर मिनिस्ट्रीज एंड ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है इसकी, मतलब जो टॉपर्स होते हैं आजकल वो सबसे पहले इसी के पीछे भागते हैं, सीबीडीटी मतलब इनकम टैक्स। फिर एक होता है इंस्पेक्टर यानी कि जीएसटी इंस्पेक्टर, सितारे, कंधों पे 3 सितारे इधर 3 सितारे इधर, बहुत डिमांड है इसकी, वर्दी वाली जॉब। इंस्पेक्टर यानी कि प्रिवेंटिव ऑफिसर, इसमें भी यूनिफॉर्म होती है। इंस्पेक्टर एग्जामिनर, ये तीनों कस्टम्स की जॉब है, ध्यान रखना, ठीक है, देखो सीबीआईसी के तीनों की तीनों, ठीक है। उसके बाद असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर ईडी के अंदर, ईडी में बहुत पावरफुल पोस्ट होती है, ध्यान रखना ये ईडी में। सब इंस्पेक्टर इन सीबीआई, इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट, ठीक है, इंस्पेक्टर ऑफ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स यानी कि सीबीएन। तो जितने भी पोस्ट आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं, एक तो सबसे ज्यादा ड्रीम बच्चों का होता है इन्हीं में से कोई एक पोस्ट लेना, ठीक है, और दूसरा इसके अंदर सैलरी बहुत अच्छी होती है बहुत तगड़ी सैलरी होती है। सैलरी कितनी होती है मैं आपको दिखा देता हूं यहां पर, ठीक है। देखो इसमें आपकी बेसिक सैलरी होती है 44,900, ये तो बेसिक है सिर्फ। अब इसमें क्या क्या जुड़ेगा देखो, अब इसमें वही आपका डीए जुड़ेगा, ठीक है, वही आपका एचआरए, वही ट्रांसपोर्ट अलाउंस और वही आपका डीए ऑन टीए। यानी कि इसमें जो आपकी ग्रॉस सैलरी होती है वो होती है 90,789 रुपए ग्रॉस सैलरी, ठीक है, 90,789 रुपए डिपेंडिंग ऑन द सिटी, ठीक है। सब कुछ काट पीट दोगे इसके अंदर, क्योंकि जितना ज्यादा सैलरी होती है उतना ज्यादा डिडक्शन भी होता है, एनपीएस का भी उतना ही ज्यादा डिडक्शन होता है, बाकी भी उतना ही ज्यादा डिडक्शन होता है। तो आप ये मान के चल रहे हो कि इसमें जो अप्रॉक्स आपकी जो सैलरी बनती है ना 75 से 76,000 के बीच में, या 72 से, आप ये मान के चलो 72 से 75,000 के बीच में जो है ना आपकी सैलरी वेरी करती है,
72 से 75,000 नेट सैलरी आफ्टर डिडक्शन, इतनी आपके हाथ में जो है ना हर महीने सैलरी आएगी, मतलब अकाउंट में आएगी। हर महीने का जो लास्ट वर्किंग डे होता है उस दिन सुबह 5 या 6 बजे आपके पास मैसेज आ जाएगा कि योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विथ सैलरी ऑफ रुपीज इतना इतना इतना। ठीक है, तो सबसे अच्छी सैलरी जो होती है वो 4600 ग्रेड पे के अंदर होती है। तो ये तो आपने देखा कि आप कोई सी भी उठाकर देखो, चाहे आप 4400 उठा के देखो, सॉरी चाहे 4200 उठाओ, 2800 या 2400, कोई सी भी ग्रेड पे उठाओगे ना तो सैलरी आपको अच्छी ही मिलेगी। अगर आपको ये लग रहा हो कि सर इसमें क्या सैलरी मिल रही है 45,000 रुपए, आप जरा जाकर प्राइवेट नौकरी में पता करो कि 45,000 रुपए प्राइवेट नौकरी में एक महीने में लेने के लिए पहली चीज तो आपको उस प्राइवेट नौकरी में कितने साल देने पड़ेंगे आपको अपने, पता है आपको? क्योंकि स्टार्टिंग में लगते ही 45,000 तो नहीं मिलेंगे। अब आप कहेंगे सर एक्सेप्शन है, जैसे कोई इंजीनियरिंग कर लेता है या कोई मान के चलो बहुत बड़ी कंपनी में बहुत बड़े पद पर सीधा ज्वाइन करता है, तो वो एक अलग केस हो गया भाई, वो एक अलग केस हो गया। मैं तो कहता हूं कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है, आपके पास जो नॉलेज है, उसके हिसाब से आप जाओ ना, नॉर्मल किसी प्राइवेट जॉब को पकड़ो, तो स्टार्टिंग सैलरी कहीं पर भी 45,000 नहीं मिलेगी आपको। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है? और इवन मैं आपको बता दूं, बहुत सारे ऐसे मतलब आईआईटी करने के बाद भी जब बच्चे ज्वाइन करते हैं ना कंपनीज को, ठीक है, तो उनकी स्टार्टिंग सैलरी भी 45-50 रुपए नहीं होती है। उनकी स्टार्टिंग सैलरी भी मंथली 45-50 रुपए नहीं होती है। ये सच है, सबकी नहीं होती है, कुछ की होती है, लेकिन यहाँ तो सबकी होती है। अगर 1000 बच्चे ज्वाइन करेंगे तो 1000 बच्चों की इतनी सैलरी होगी, है ना? अगर 50,000 बच्चे भी ज्वाइन करेंगे तो उनकी सैलरी इतनी ही होगी। लेकिन वहां पर तो क्या है, वहां पर टैलेंट के हिसाब से, वहां पर नॉलेज के हिसाब से, जितनी ऊंची डिग्री उतना ऊंचा पैसा। लेकिन यहाँ पर क्या, आप एक बार इस वाली पोस्ट में आ गए तो आपकी सैलरी इतनी फिक्स है। ठीक है, मेरी बात को समझ पा रहे हो? बोलो हाँ कि ना। और अगर आप 4600 ग्रेड पे ज्वाइन करते हो तो आप देख लो स्टार्टिंग सैलरी ही इसकी इतनी है ना, मतलब यहाँ तक पहुँचने में प्राइवेट में आपको काफ़ी अच्छा खासा समय लग जाएगा। मैं नहीं कहता कि नहीं मिलता प्राइवेट में भी बहुत अच्छा पैसा मिलता है। मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूँ, मेरे फ्रेंड सर्कल के अंदर ही ऐसे लोग हैं जो महीने का 1.5 लाख तक कमाते हैं, लेकिन उन्होंने उस कंपनी को अपना समय दिया है 10 से 12 साल। मेरी बात को समझ पा रहे हो? और यहाँ अगर आप इसमें ज्वाइन करोगे ना तो 10 से 12 साल बाद आप उससे ज़्यादा पहुँच जाओगे। इस चीज़ को समझ रहे हो? क्योंकि हर साल क्या होता है ना, इंक्रीमेंट मिलता है सैलरी में, प्लस डीए जो है ना वो बढ़ता रहता है। मेरी बात समझ पा रहे हो? फिर अगला जो है वेतन आयोग वो आ जाएगा। अच्छा, वेतन आयोग की तो मैं बात कर लूँ, इसमें तो मैं आपको बता दूं, अगर 8th पे कमीशन आता है, ठीक है, तो अभी जो आपको सैलरी मिल रही है मान के चलो 75,000, 8th पे कमीशन आने के बाद में सैलरी आपकी लगभग 85 से 90,000 रुपये हो जाएगी, जो आपके अकाउंट में आएगी हर महीने। तो भैया स्टार्टिंग में अगर आपको 90,000 मिल रहे हैं तो मतलब सारे सपने आप पूरे उसमें कर सकते हो। ऐसे सपने नहीं कि हेलीकॉप्टर खरीद लूँ, बंगला खरीद लूँ, नहीं। सपने का मतलब फैमिली को अच्छे से अच्छी लाइफस्टाइल दे पाना, जो मन करे खाना पीना पहनना, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो मतलब सैलरी यहाँ पर अच्छी खासी मिल जाती है। पहली फैसिलिटी तो यहाँ पर ये है, ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो पहला पॉइंट हमने क्लियर किया कि यहाँ पर सीजीएल के अंदर आपको सैलरी काफ़ी अच्छी मिलती है, चाहे आप किसी भी ग्रेड पे ज्वाइन करते हो, सैलरी मतलब बहुत बढ़िया है भाई। ठीक है, और 8th पे कमीशन आ जाएगा। भगवान से दुआ करते रहो, पूजा पाठ में याद करते रहो भगवान को कि भगवान हमारी ज्वाइनिंग से पहले 8th पे कमीशन आ जाए, ताकि हमें 8th पे कमीशन का लाभ मिल जाए। ठीक है, तो इसलिए दुआ करते रहो। उसके बाद बात करते हैं अगली फैसिलिटी क्या मिलती है गवर्नमेंट जॉब में, तो वो है मेरे दोस्त लीव्स, यानी कि छुट्टियां। अब मैं आपको यहां पर बताता हूं कि 1 साल के अंदर आपको यहां पर कितनी छुट्टी मिलती है। अब फिर अगर कंपैरिजन करते हो प्राइवेट और गवर्नमेंट का, तो छुट्टी के मामले में तो ये गवर्नमेंट जॉब बहुत आगे है। मतलब प्राइवेट में इतनी छुट्टियां कभी भी आपको नहीं मिल सकती, ये मेरा दावा है। 1-2 केसेस होंगे जो एक्सेप्शन होंगे, 1-2 कंपनीज होंगी जो एक्सेप्शन होंगी, उसके अलावा मैं 98% या 9% प्राइवेट नौकरी की बात कर रहा हूं, वहां पर इतनी छुट्टियां आपको नहीं मिलेंगी। तो गवर्नमेंट में क्या क्या मिलेगा आपको छुट्टी में, मैं आपको सारा समझाता हूं। सबसे जो पहली छुट्टी होती है जिसको हम बोलते हैं क्या, सीएल, यानी कि कैजुअल लीव। कैजुअल लीव का क्या मतलब होता है कि आपकी तबीयत खराब है, आप ऑफिस नहीं जा पाओगे, या कल आपको कुछ जरूरी काम है, आप ऑफिस नहीं जा पाओगे, है ना, इसको बोलते हैं कैजुअल लीव। तो ये जो कैजुअल लीव है पूरे साल में आपको कितना मिलता है, 8। अच्छा, इससे पहले एक बार बात कर लेते हैं, कि भैया सैटरडे और संडे जो होता है ना वो ऑफ होता है। आप जब सीजीएल में कोई सी भी पोस्ट को ज्वाइन करते हो तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट में ज्वाइन कर रहे हो, हाँ कि ना। और सेंट्रल गवर्नमेंट में जाने के बाद में, ठीक है, 1-2 ऐसी पोस्ट है जिनको अगर हम छोड़ दें तो ऑलमोस्ट के अंदर सैटरडे संडे जो है ना आपका ऑफ होता है। और अगर मैं इस साल 2026 की बात करूंगा तो इसके अंदर टोटल 52 सैटरडेज हैं और टोटल 52 आपके संडे हैं। 52 सैटरडेज है, 52 संडेज, यानी कि टोटल 104 दिन की छुट्टी तो ये रही आपकी। ठीक है, टोटल 104 दिन की छुट्टी तो आपकी ये रही, हाँ कि ना। यानी कि वीक में 2 छुट्टी, 5 दिन का काम, 2 दिन की छुट्टी। तो ये बहुत बढ़िया है, इससे आपका जो वर्क लाइफ बैलेंस जिसको हम बोलते हैं वो बहुत अच्छे से आप कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया आपको सीएल यानी कि कैजुअल लीव। पूरे साल में जो है ना कैजुअल लीव आपको कितना मिलता है, 8, यानी कि 8 छुट्टी जो है आप ले सकते हो। मतलब कोई इमरजेंसी आ जाए, कुछ भी आ जाए तो आप 8 छुट्टी ले सकते हो।
तीसरे नंबर पे एक होता है आपका ईएल, जिसको बोलते हैं अर्न्ड लीव। क्या बोलते हैं? अर्न्ड लीव। ठीक है, ये पूरे साल में आपको मिलता है 30, और ये 30 छुट्टी साल में आप एक साथ भी ले सकते हो, या फिर आप ब्रेक कर करके जैसे 5 छुट्टी अभी ले ली, 10 छुट्टी बाद में ले ली, 15 छुट्टी बाद में ले ली। ठीक है, और अगर आपका मन किया तो आपने नहीं भी ली। ठीक है, मतलब अपनी पूरी सर्विस के अंदर आपकी जो सर्विस होगी 30 से 35 साल की, उस पूरी सर्विस में ना अगर आपने कम से कम 300, कम से कम ये कंपलसरी है, अगर कम से कम 300 ईएल आपने जमा कर लिया, मतलब जैसे मान के चलो इस साल 2026 में मुझे 30 ईएल मिला, लेकिन इस साल मैंने 5 ही ईएल खर्च करी, तो 25 ईएल मेरी बच गई। तो अगले साल अब क्या होगा पता है? अगले साल का 30 तो मिलेगा ही मिलेगा, ये वाला 25 जाके ऐड हो जाएगा, यानी कि अब कितना हो गया मेरे पास? 55। तो मैं अगर चाहूँ अगले साल तो मैं 55 छुट्टी ले सकता हूँ। बोलो हाँ कि ना? फिर अगर मान लो अगले साल आपने 10 ही छुट्टी ली, तो आपके पास जो बचा, मतलब वो कैरी फॉरवर्ड होता जाता है, वो छुट्टी आपकी जमा होती जाती है, अगले हर साल आपको मिलता जाता है और वो जमा होता जाता है। तो अगर पूरी सर्विस में कम से कम 300 ईएल अगर आपने जमा कर लिया, ठीक है, तो इसका जो पैसा है वो आपको रिटायरमेंट के बाद मिलता है पर डे के हिसाब से जोड़कर, मतलब जो आपकी पर डे की सैलरी होती है उसको 300 से मल्टीप्लाई करोगे उस समय के हिसाब से, तो पैसा पूरा रिटायरमेंट के बाद आपको मिलता है, जो कि अच्छा खासा अमाउंट होता है। मतलब पूरा मेरे भाई 1 साल की पूरी सैलरी, पूरी आपकी 1 साल की सैलरी जो है ना रिटायरमेंट के बाद आपको एक्स्ट्रा मिलेगी। ठीक है, इतने का ही मिलता है, इससे ज्यादा कर लोगे तो कोई फायदा नहीं, इतने का ही मिलता है 300 का। 300 से कम होगा तो भी कोई फायदा नहीं, 300 कम से कम होने चाहिए। ठीक है, इससे ज्यादा पे भी नहीं मिलेगा, कम से कम 300 आपके होने चाहिए। मेरी बात समझ गए? तो कुछ लोग लेते हैं, कुछ लोग बचाते हैं, कुछ लोग 4-5 ले लेंगे, 10 ले लेंगे, 20 बचा लेंगे अगले साल के लिए, कुछ लोग 20 लेंगे, 10 बचा लेंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मतलब ये 30 छुट्टी आपकी है, इसलिए इसको अर्न्ड लीव कहते हैं। मतलब आपको इसका क्या मिलता है? पैसा। क्या मिलता है? पैसा। ठीक है, उसके बाद आपको पता है भैया साल के अंदर बहुत सारे हॉलीडेज होते हैं, होली, दिवाली, बहुत सारे होते हैं, फिर गैजेटेड भी होते हैं जैसे 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर। इन सबको मिला दोगे 2026 के अंदर तो लगभग 15 छुट्टी आपकी ये रही, 15 छुट्टी आपकी ये रही। ठीक है, अब आप इनको जोड़ोगे अगर, तो इनको जोड़ने के बाद में ये वो छुट्टियां जो कॉमन है, जो सबके लिए है, ये वो छुट्टियां हैं जो सबको मिलती है, इसमें कोई मतलब कोई कंडीशन वगैरह कुछ नहीं है। अगर आप इसको जोड़ दोगे तो मेरे ख्याल से लगभग 150 या 60 के आसपास जो है ना, टोटल 150-60 के आसपास ये वो छुट्टियां हैं जो सबको मिलेंगी, जो सबको मिलेंगी। इसके अलावा भी बहुत सारी छुट्टियां हैं जो स्पेशल नेचर की होती हैं, मतलब 365 दिन में से 160 दिन की आपको छुट्टी मिल रही। क्या चाहिए भाई तुम्हें? और तुम ऐसे देखो कि वीक में 2 छुट्टी तो तुम्हें मिल ही रही है, इसके अलावा तुम्हें 8 सीएल मिल रहा है, तुम्हें 30 ईएल मिल रहा है ना? तुम्हें कुछ इमरजेंसी आ जाए, तुम्हें कहीं जाना हो तो तुम 30 छुट्टी ले सकते हो या ब्रेक कर करके ले सकते हो। इसके अलावा होली, दिवाली, ये सब तो होता ही है। ठीक है, तो कुल मिलाकर देखोगे तो साल में 160-70 के आसपास तुम्हारी जो छुट्टी है वो तुम्हें मिलती है। इसके अलावा कुछ और होते हैं जिनको हम बोलते हैं क्या? स्पेशल नेचर की लीव्स बोलते हैं उनको हम। ठीक है, इनके अलावा कुछ और लीव्स होते हैं, ध्यान से देखना। जैसे सबसे पहले होता है गर्ल्स के लिए मैटरनिटी लीव होता है भाई, मैटरनिटी लीव। ये मैटरनिटी लीव किनको मिलता है? ठीक है, जो महिलाएं गर्भवती होती हैं उनको 6 महीने की छुट्टी मिलती है। ठीक है, वो 6 महीने की छुट्टी ले सकती हैं। कितने महीने की? 6 महीने की। ठीक है, कोई पैसा वैसा नहीं कटता है। ठीक है, पूरी सैलरी मिलती है, सरकारी का फायदा है ये। 6 महीने तक की छुट्टी उनको मिल जाती है, वो 6 महीने वो कभी भी ले सकती हैं। ठीक है, उनका मन है कि वो कब 6 महीने की छुट्टी लेना चाहती है, वो भी एक साथ मिल जाता है पूरा। ठीक है, तोड़ तोड़ के भी ले सकते हैं और एक साथ भी ले सकते हैं। तो ये स्पेशल केस के अंदर है, लड़कों को नहीं मिलेगा ये। ठीक है, उसके बाद स्पेशल नेचर का होता है पैटर्निटी लीव फॉर फादर्स, पैटर्निटी लीव। ठीक है, यानी कि अगर मान के चलो आप एक पुरुष हैं, ठीक है, और आपकी पत्नी ने अगर आपके बच्चे को जन्म दिया है, तो बच्चा वो जब तक 6 महीने का नहीं हो जाता, तो उस 6 महीने के अंतराल में, उस 6 महीने के बीच में आप कभी भी ले सकते हो छुट्टी। और ये छुट्टी टोटल आपको कितने दिन की मिलती है? 15 दिन की। कितने दिन की मिलती है? 15 दिन की। आप इसको एक साथ भी ले सकते हो, ब्रेक करके भी ले सकते हो, मतलब 15 दिन की छुट्टी आपको ये मिलती है अपने बच्चे के साथ समय बिताने के लिए, जब तक बच्चा आपका 6 महीने का नहीं हो जाता। ठीक है मेरे भाई, इस चीज को समझ गए? उसके बाद एक होता है आपका, ये भी महिलाओं के लिए होता है, ठीक है, चाइल्ड केयर लीव। चाइल्ड केयर लीव, ये भी स्पेशली फॉर किसके लिए होता है? महिलाओं के लिए। ठीक है, चाइल्ड केयर लीव। ये जो है ना, कितनी छुट्टी मिलती है इसमें आपको पता है? एक बच्चे पे, ठीक है, एक बच्चे पे लगभग 720 दिन इतनी छुट्टी मिलती है। एक बच्चे पे 720 दिन की छुट्टी आपको मिलती है, टोटल 720 दिन, यानी कि पूरे के पूरे लगभग 2 साल। और कब तक? जब तक आपका बच्चा 18 साल का नहीं हो जाता। और ये आप एक साथ भी ले सकते हो, पता है आपको? मतलब मान के चलो आपने कभी छुट्टी नहीं ली, आपका बच्चा जो है ना 16 साल का हो गया, और इस 16 साल में आपने कभी भी चाइल्ड केयर लीव नहीं लिया। अब आप चाहते हो कि बच्चे की देखभाल के लिए या उसके एग्जाम के लिए, बोर्ड्स के लिए या आगे की प्रिपरेशन के लिए आप उसको 2 साल के लिए लेके जाना चाहते हो बाहर। ठीक है,
और आप 2 साल की छुट्टी चाहते हो तो पूरी 2 साल की छुट्टी आप एक साथ भी ले सकते हो, चाइल्ड केयर लीव, ठीक है। और ये 2 ही बच्चों तक मिलता है, 2 बच्चों तक सीमित है ये, ठीक है। यानी कि एक बच्चे पे 2 साल और 2 बच्चों पे टोटल 4 साल। देख लो कितनी छुट्टी है 2 बच्चों पे, ठीक है, पूरे 4 साल की छुट्टी आपको मिलती है 2 बच्चों पे। एक साथ 4 साल नहीं ले पाओगे, उसमें आपको ब्रेक कर करके जो है लेना पड़ेगा, उसमें आपको विद रीजन आपको क्योंकि बताना पड़ता है कि आप छुट्टी पे क्यों जा रहे हैं, ऐसा क्या रीजन है। जैसे कुछ लोग बोर्ड्स के एग्जाम के लिए जाते हैं, कुछ लोग किसी और रीजन की वजह से जाते हैं, तो ये भी स्पेशली फॉर किसके लिए होता है, महिलाओं के लिए होता है भाई। मेरी बात को समझ गए, हाँ कि ना। फिर इसके अलावा इसमें आपको मिलता है मेडिकल लीव, जो मैं चाहूँगा कि आप में से किसी को ना लेना पड़े, वही अच्छा है भाई मेडिकल लीव, ठीक है। मेडिकल लीव भी साल में 15 दिन का जो है आपको मिलता है। अगर आप बीमार हो जाते हैं, कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाता है, तो इसमें मेडिकल लीव आपको मिल जाता है, ठीक है। फिर इसी में एक होता है हाफ पे लीव। हाफ पे लीव मतलब जिसमें आपको हाफ दिन की सैलरी मिलती है, उसको हम बोलते हैं हाफ पे लीव। फिर इसी में एक होता है नो पे लीव, मतलब आप 2 साल तक पढ़ाई के लिए छुट्टी ले सकते हो। 2 साल तक आप पढ़ाई के लिए किसी चीज़ के लिए छुट्टी ले सकते हो, उस 2 साल में आपको कोई सैलरी वगैरह लेके नहीं मिलेगी, ठीक है, उसको बोलते हैं नो पे लीव। तो ये स्पेशल नेचर के लीव्स हैं, यानी कि एक साल के अंदर अगर आप देखने जाओगे कॉमन छुट्टियां जो सबके लिए, तो वो तो यही जो मैंने आपको बताया, ये कॉमन छुट्टियां हैं। और ये कुछ स्पेशल केसेस के लिए जो मैंने आपको बताया, मतलब आपको अच्छा खासा जो बेनिफिट है गवर्नमेंट की तरफ से वो मिलता है भाई छुट्टी के केसेस में, ठीक है। तो ये फायदा है। इतनी छुट्टी क्या किसी प्राइवेट में मिलेगी आपको? अगर मिलती है तो मेरा भ्रम दूर करना और मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताना कि यस सर प्राइवेट के अंदर भी हमने देखा है, सर हमारी कंपनी में है, सर हमारे दोस्त की कंपनी में ऐसा ऐसा है कि सर हमने देखा इतनी छुट्टियां मिलती हैं। आप मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि मैं इंटरेस्टेड हूँ जानने के लिए कि क्या प्राइवेट में इतनी छुट्टी मिलती है कि नहीं, ठीक है। थर्ड नंबर पर जो फैसिलिटी आपको मिलती है बहुत इंटरेस्टिंग, वो है मेडिकल फैसिलिटी। मेडिकल फैसिलिटी का क्या मतलब है भाई, ठीक है। इसमें जो है ना एक स्कीम होती है गवर्नमेंट की, जिसको बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, यानी कि CGHS, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज होते हैं ना, उनका ये वाला कार्ड बन जाता है। जब आप ऑफिस में ज्वाइन करोगे ना, तो ऑफिस में ही फॉर्म मिलेगा आपको, फॉर्म लेकर आप जाओगे और अपना जो CGHS का ऑफिस होगा वहां पर जाके फॉर्म सबमिट कर दोगे, तो आपका CGHS कार्ड बन जाता है। अब ये कार्ड का क्या फायदा मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले देखो कार्ड का फायदा किसको मिलता है। ऑब्वियस सी बात है, आप एक एम्प्लॉय हो तो आपको तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। अगर आप मैरिड हो तो आपकी वाइफ अगर आपके ऊपर डिपेंडेंट है तो उनको लाभ मिलेगा, या अगर आपके हस्बैंड आपके ऊपर डिपेंडेंट है तो उनको लाभ मिलेगा। मतलब हस्बैंड वाइफ में से कोई गवर्नमेंट जॉब के अंदर है और दूसरा उसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो हस्बैंड वाइफ दोनों को मिलेगा। इसके अलावा अगर आपके माता पिता आपके ऊपर डिपेंडेंट है तो आपके माता पिता को मिलेगा। आपकी छोटी भाई या छोटा बहन, छोटा भाई या छोटी बहन, ठीक है, अगर आपके ऊपर डिपेंडेंट है तो उनको मिलेगा। मतलब जितने भी डिपेंडेंट मेंबर्स हैं आपकी फैमिली के, उन सबको इसका फायदा मिलता है। मान के चलो आपके परिवार में टोटल 6 लोग हैं, ठीक है, टोटल कितने लोग हैं? 6 लोग हैं, एक आप हो गए और 5 लोग हैं जो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, तो आप पूरे 6 के 6 लोगों को ये फैसिलिटी मिलती है। मेरी बात समझ गए? अब ये होता क्या है, देखो जब आपका कार्ड बनता है ना, तो पूरे 6 लोगों का अलग अलग कार्ड बनता है। आप सबके पास अपना अपना कार्ड दे दो, और भगवान न करे कि अगर किसी को किसी प्रकार की बीमारी, कोई समस्या कुछ भी होता है ना, तो उसमें आपको क्या करना होता है, आपके पास में जो CGHS की डिस्पेंसरी होती है, जो CGHS की क्या होती है, डिस्पेंसरी होती है, आपको बस वहां पर जाना होता है। आपके आसपास में जो भी डिस्पेंसरी हो वो इजीली आपको मिल जाएगा। गूगल पे भी ढूंढोगे CGHS डिस्पेंसरी तो इजीली आपको मिल जाएगा। वहां पर अपना कार्ड लेके जाओ, ठीक है, कार्ड लेके जाओगे, वहां पर जो नंबर सिस्टम है, नंबर लगेगा आपका, वहां पे जाओगे, डॉक्टर से मिलोगे, डॉक्टर से मिलने के बाद अपनी समस्या परेशानी बताओगे। अगर बीमारी छोटी मोटी है तो डॉक्टर वहीं से आपको दवाई दे देंगे, दवाई लो चुपचाप घर आओ, कोई पैसा नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ फ्री में है अभी तक, ठीक है। अगर मान लो कुछ ऐसा रहा कि जिससे डॉक्टर को लगा कि नहीं ये वाला टेस्ट करवाना पड़ेगा आपको, ठीक है, तो अब क्या करेंगे, डॉक्टर आपको जो है ना टेस्ट लिख के दे देंगे। अब आप बाहर निकलो, किसी भी हॉस्पिटल में जाओ, बड़े से बड़े किसी भी हॉस्पिटल में जो इम्पैनल्ड है, इम्पैनल्ड का मतलब जो सरकार ने CGHS के अंडर इम्पैनल किया हुआ है, उसकी भी लिस्ट आपको गूगल पे मिल जाती है। आपके आसपास में कोई भी बड़ा हॉस्पिटल है, उसका नाम गूगल पे डाल के लिखो कि क्या ये हॉस्पिटल CGHS इम्पैनल्ड है, वो आपको बता देगा यस या नो। अगर वो CGHS इम्पैनल्ड है तो आप वो डॉक्टर का पर्चा लेकर उस हॉस्पिटल के अंदर बेधड़क घुस जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आप सीधा काउंटर पे जाओ और बोलो कि मैं CGHS कार्ड होल्डर हूं, वो आपको बता देगा अच्छा सर आपका वो वाला काउंटर है, अलग काउंटर होता है हॉस्पिटल्स के अंदर, वहां पर आप जाओ चुपचाप, ठीक है, चुपचाप जाओ, वहां पर आप बताओ कि मुझे ये वाला टेस्ट कराना है। अब वहां पर आपको क्या फायदा मिलेगा, देखो जैसे मान के चलो नॉर्मल केसेस में उस हॉस्पिटल में जो टेस्ट है वो होता है अगर 1200 रुपए का, ठीक है, तो CGHS का जो रेट है ना वो अलग होता है, CGHS का रेट होगा 300 रुपए, यानी कि आपको 1200 नहीं देने, आपको जो CGHS वाला रेट है वो देना है, यानी कि आपको सिर्फ 300 रुपए देना। अभी सुनते रहो, आपने 300 रुपए दिया और आपने अपना वो टेस्ट उस हॉस्पिटल से करवा लिया। अब आगे का क्या होता है, ये जो 300 रुपया है ना, इसका बिल जाके आप अपने ऑफिस में सबमिट करा दो।
कि भैया मैं इस हॉस्पिटल में गया था, ये रहा डॉक्टर का पर्चा, पहले मैं सीजीएचएस गया था, वहां से डॉक्टर ने रेफर किया, फिर मैं इस वाले हॉस्पिटल गया, वहां पर मेरा 300 रुपये लगा, जो कि सीजीएचएस रेट है। ये 300 रुपये वापस आपको रिफंड मिल जाएगा सरकार से, और क्या चाहिए। एक तो नॉर्मल से कम रेट लगता है वो अलग, और जो लगा है आपका वो सारा का सारा आपको वापस मिल जाता है। अब चाहे आपका खर्चा 50,000 का हुआ हो, चाहे आपका खर्चा 1 लाख का हुआ हो, टोटल खर्चे की मैं बात कर रहा हूं, वो सारा का सारा पैसा आपको अपने ऑफिस से रिफंड मिल जाता है, रिम्बर्स हो जाता है। यानी कि उस समय आपको लगाना पड़ेगा, ये सत्य है, क्योंकि कैशलेस की सुविधा नहीं है। कैशलेस केवल उन लोगों के लिए होता है जो लोग रिटायर्ड हैं। जो लोग रिटायर्ड हैं उनके लिए कैशलेस की सुविधा होती है, मतलब उनको जाकर कोई कैश ही नहीं देना होता, उनका पूरा इलाज फ्री में होता है। ठीक है, तो आप, अच्छी बात यह है कि आप किसी भी बड़े से बड़े हॉस्पिटल में जाओगे ना, वो आपको इम्पैनल्ड मिलेगा, तो आप अच्छे खासे हॉस्पिटल में जा सकते हो बेधड़क, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है सीजीएचएस रेट हर जगह सेम होता है। ऐसा नहीं कि हॉस्पिटल बड़ा है तो अलग रेट लेगा आपसे, नहीं, वो और लोगों से जो मर्जी ले उससे आपको मतलब नहीं है। आप सीजीएचएस कार्ड होल्डर हो तो आपसे उतना ही रेट लेगा जो कि तय है। मेरी बात को समझ पा रहे हो, बोलो हाँ कि ना। तो ये एक बहुत बड़ा जो है ना मेडिकल फैसिलिटी आपको मिलता है। ठीक है, यहाँ से अगर कोई टेस्ट है या मान के चलो कोई दवाइयाँ हैं, या 3-4 दिन के लिए आपको भर्ती किया, या किसी प्रकार का कोई ऑपरेशन हुआ, मतलब जितना भी होगा मेडिकल के अंदर, कोई टेस्ट हो, कोई दवा हो, या फिर कोई एडमिट करके कुछ और प्रकार का आपके ऊपर मतलब कोई ऑपरेशन हुआ हो, कुछ भी हुआ हो, वो सारा का सारा बिल आप चुपचाप ले जाओ अपने डिपार्टमेंट में, सबमिट कर दो, सारा पैसा आपको जो है रिम्बर्स हो जाता है। तो एक बड़ी अच्छी फैसिलिटी है जिसको हम बोलते हैं सीजीएचएस। क्या बोलते हैं? सीजीएचएस। ठीक है, और मेरी लाइफ में ये एक बहुत बड़ा मोटिवेशन था गवर्नमेंट जॉब लेने का। मेरे साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ था एक हॉस्पिटल के अंदर, जहाँ पे मैं उस समय खड़े होकर सोचता था कि अगर मेरे पास ये कार्ड होता तो मुझे यहाँ धक्के नहीं खाने पड़ते, और ये सत्य है भाई। ठीक है, क्योंकि सीजीएचएस की डिस्पेंसरी आपको अपने आसपास ही मिल जाती है, जहाँ पर भी आपका ऑफिस होता है, और उस दिन आपको बहुत अच्छा लगेगा कि यार आया, और कोई भीड़ भाड़ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, चुपचाप गए, इलाज कराया, आ गए घर पे राजा बाबू की तरह, बहुत अच्छा फील होगा उस दिन आपको। ठीक है, तो ये फैसिलिटी है भाई। अगली फैसिलिटी की बात करूं तो वह है एलटीसी और एचटीसी। क्या होता है ये? लीव ट्रेवल कंसेशन, और इसी में एक होता है होम टाउन कंसेशन। इसका क्या मतलब होता है? ये एलटीसी क्या है? अब सरकार आपको इतना दे रही है, सैलरी दे रही है, इतनी छुट्टी दे रही है, मेडिकल दे रही है, तो सरकार ये भी कहती है कि भाई जा एक काम कर, तू एक और सुविधा ले ले, तो अपने परिवार के साथ घूम फिर के आ कहीं से। ठीक है, एलटीसी जो है ना, एलटीसी हर 4 साल में एक एलटीसी आप ले सकते हो। ठीक है, 4 साल का ब्लॉक ईयर होता है बेसिकली, जब आप ऑफिस ज्वाइन करोगे तो पता लग जाएगा। हर 4 साल में आप एक एलटीसी ले सकते हो। एलटीसी का क्या मतलब है कि आप पूरे इंडिया में कहीं भी जाओ और घूमो, आप पूरे इंडिया में कहीं भी जाओ और घूमो, और कौन कौन? वही जो मैंने बताया, आप और आपका पूरा परिवार जो आपके ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, और आप जितने भी लोग जाओगे, जैसे आप 6 लोग गए, तो आप 6 लोगों के आने और जाने का, पूरा आने का और जाने का जो पूरा आपका ट्रेन का भाड़ा है। ठीक है, इसमें क्या क्या मिलता है आपको? अगर आप ट्रेन से गए हो तो आपके ट्रेन का भाड़ा, अगर आप बस से गए हो तो आपके बस का भाड़ा, या अगर आप ऐसी जगह गए हो जहां पर ट्रेन नहीं जाती तो वहां पर फ्लाइट से जाओगे, जैसे कटरा जाओगे या कहीं और जाओगे तो वहां फ्लाइट जाती है, ट्रेन नहीं जाती है मान लो, तो फ्लाइट का भाड़ा, यानी कि ये भाड़ा जो है ना सरकार आपको देगी। आपका ट्रेन का खर्चा, बस का खर्चा और फ्लाइट का खर्चा सरकार आपको देगी। ट्रेन में सेकंड या थर्ड एसी मिलता है डिपेंडिंग ऑन द पोस्ट, कि आप किस पोस्ट पर हो। 4600 ग्रेड पे हो तो सेकंड एसी मिल जाता है, अदरवाइज थर्ड एसी मिल जाता है। ठीक है, आप अपने पूरे परिवार का थर्ड एसी में टिकट कटवाओ आने और जाने का, और वो बिल जो है ना डिपार्टमेंट में जाके सबमिट कराओ, पूरा पैसा आपको मिल जाता है। इसी में एक एलटीसी एडवांस भी होता है, मतलब आप अपने 10 दिन की जो सैलरी होती है उस पैसे को आप एडवांस के तौर पर ले सकते हो, कि भाई बाद में तो बिल कराऊंगा ही, अभी मुझे 10 दिन का एडवांस दे दो। एलटीसी एडवांस भी मिलता है, उसकी फैसिलिटी भी होती है। ठीक है, तो आप हर 4 साल में एक बार कहीं भी घूमने फिरने अपनी फैमिली के साथ जाओ। ठीक है, और जैसे एक जगह से दूसरी जगह कई बार लोग बस से जाते हैं, जैसे पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक ट्रेन में गए, फिर यहाँ से लेकर यहाँ का बस में, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक बस में, फिर तो सारा जो बस का भाड़ा है ना वो सारा का सारा जोड़ो और उसका बिल लाके सबमिट करा दो, सब आपको मिल जाता है। ध्यान रखना, इसमें होटल का खर्चा नहीं देती सरकार आपको। पता चला 5 स्टार होटल में जाकर रुक जाओ, होटल का नहीं देती, खाने पीने का नहीं देती, और अदर एक्टिविटी शॉपिंग वगैरह का पैसा आपको सरकार नहीं देती। सरकार सिर्फ आपको ट्रैवलिंग का पैसा देती है। अब चाहे आप ट्रेन से ट्रैवल करो, चाहे बस से करो, चाहे फ्लाइट से, लेकिन फ्लाइट से हमेशा नहीं, केवल उन जगहों पर जहां पर ट्रेन या बस नहीं जा सकती, वहां के लिए फ्लाइट आपको मिल जाता है। मेरी बात को समझ पा रहे हो मेरे दोस्त? बोलो हाँ कि ना। आपको और आपके पूरे परिवार को मिलता है ये मौका। और ऐसी एचटीसी यानी कि होम टाउन, मान के चलो आपकी ज्वाइनिंग हो गई बिहार में और आपका होम टाउन दिल्ली है, तो बिहार से दिल्ली जाने के लिए यानी कि अपने होम टाउन जाने के लिए हर 2 साल में एक एचटीसी आप ले सकते हो। हर 2 साल में एक एचटीसी आप ले सकते हो, मतलब आपको वही ट्रेन का जो भाड़ा है, बस का जो भाड़ा है वो आपको मिलेगा। इसको बोलते हैं एचटीसी। हर 2 साल में एक बार आप ये ले सकते हो अपने होम टाउन जाने के लिए। तो कुछ बच्चे होते हैं ना जो घर से दूर होते हैं, तो कम से कम 2 साल में एक बार सरकार के पैसे से आप अपने घर जो है वो जा सकते हो। आपको बस का या फ्लाइट का
जो भी होगा वो भाड़ा आपको मिल जाएगा। तो एक बहुत अच्छी फैसिलिटी है, ठीक है। तो जब आप जाओगे डिपार्टमेंट ज्वाइन करोगे तो आपको आनंद ही आनंद आएगा, पूरा मजे ही मजे आएंगे। क्या ये प्राइवेट नौकरी में मिलता है? अगर मिलता है तो मुझे बताना, ठीक है। ये हो गया। अब इसके अलावा अगर मैं बात करूं, एलटीसी एचटीसी तो हो गया, ठीक है, एलटीसी एचटीसी हो गया है, ये भी हो गया है। अब बात करते हैं गवर्नमेंट क्वार्टर्स। ये तो मैंने आपको बता ही दिया। आपके पास चॉइस है, या तो भैया आप गवर्नमेंट क्वार्टर्स ले लो, या तो आपकी सैलरी में जो एचआरए मिलता है, होम रेंट अलाउंस, या तो वो ले लो। अगर आपने क्वार्टर ले लिया है तो सैलरी में एचआरए आपको नहीं मिलता, एचआरए आपका कट जाता है। और अगर आपने क्वार्टर नहीं लिया है तो फिर आपको एचआरए मिल जाता है, ठीक है। गवर्नमेंट के क्वार्टर्स में ये तो नहीं कहूंगा कि बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन होते हैं, लेकिन अच्छी चीज़ मुझे ये लगती है कि बहुत ही सेफ्टी होती है वहाँ पर, क्योंकि एक पूरी कॉलोनी जो होती है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की होती है, प्रॉपर सिक्योरिटी होती है वहाँ पर, आलतू फालतू लोगों का आना जाना नहीं होता। एक पीस ऑफ माइंड वहाँ पर आपको मिलता है कॉलोनी के अंदर। जैसे मेरी जो इनकम टैक्स कॉलोनी है, यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे मुझे पार्क मिल जाते हैं, 2 पार्क्स हैं, टहलने के लिए पूरा ट्रैक है, कोई आलतू फालतू इंसान अंदर नहीं है। तो एक पीस ऑफ माइंड होता है, आप अपने आप को लेकर, फैमिली को लेकर सिक्योर्ड फील करते हो। और प्लस आपकी कॉलोनी के अंदर ही आपको पीडब्ल्यूडी का ऑफिस भी मिल जाता है। जैसे आपके क्वार्टर में अगर कोई बिजली की समस्या आई या कोई और नॉर्मल समस्या, नल की समस्या, कोई और समस्या आई, तो आपको किसी को ढूंढना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट ऑफिस जाओ, वहाँ पर कंप्लेंट लिखो, एक आदमी आपके घर पे आएगा और ठीक करके जाएगा। तो इस चीज़ से आप निश्चिंत रहते हो, मतलब काफ़ी सारी टेंशन हल्की हो जाती है। तो इसलिए गवर्नमेंट क्वार्टर्स जो है ना, इनको अच्छा माना जाता है सिक्योरिटी पर्पज से, और थोड़ी फैसिलिटीज़ वगैरह यहाँ पर मिल जाती है। मेरी बात को समझ पा रहे हो? कंपलसरी नहीं होता, लेकिन बहुत लोग प्रेफर करते हैं लेना, क्योंकि मैंने भी लिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है, अगर आप शादीशुदा हैं और अगर आपके बच्चे हैं तो केवल 2 ही बच्चों तक, ध्यान रखना, 2 बच्चे की लिमिट है। चाहे आप इसमें लो, चाहे आप मैंने जो पहले बताया छुट्टी वाले मामले में वहाँ पर लो, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस में आपको मिलता है। यानी कि हर एक बच्चे के साल के लगभग 34,000 रुपये, ठीक है, एक बच्चे पे साल का 34,000 रुपये सरकार आपको देती है। बताओ क्या चाहिए तुम्हें? एक बच्चे पे साल का 34,000 रुपये सरकार तुम्हें देती है। और अगर 2 बच्चे हैं तुम्हारे तो 2 बच्चों पे कर दो 34 को 2 से मल्टीप्लाई, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, यानी कि 68,000 रुपये। अगर आपके 2 बच्चे हैं, ठीक है, तो एक साल का 68,000 रुपये ये ऊपर से मिलता है आपको सैलरी के अलावा। 68,000 रुपये एक साल का बच्चों की पढ़ाई के लिए। आप जो बच्चों के वो हैं स्कूल के फीस के बिल्स वगैरह वो जाकर सिंपली सबमिट करा देते हो, एक फॉर्म होता है उसको आप भर देते हो, ठीक है, तो टोटल साल का इतना जो पैसा है वो आपको मिल जाता है। तो थोड़ा बहुत ये बर्डन कम हो जाता है। अगर आप मंथली निकाल लोगे ना, अगर आप 34,000 को 12 से डिवाइड कर दोगे, एक बच्चे का मंथली कितना मिल रहा है आपको भाई, ठीक है, 12 या 36, यानी कि 12 दूनी 24, 10 बच जाएगा, 12 96, ठीक है, 12, यानी कि आप ये मान के चलो लगभग 2900 रुपये, एक अनुमान मान के चल रहा हूँ, 2900 रुपये मंथली एक बच्चे पे आपको मिल रहा है। कम है क्या ये बताओ मुझे? एक बच्चे पे 2900 रुपये मंथली अगर आपको मिल रहा है तो कम नहीं है, ठीक है। किसी स्कूल की फीस जो होती है, अगर आप अच्छे स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं प्राइवेट स्कूल में, तो उसकी फीस जो होती है वो 2 से 5,000 के बीच में वेरी करती है। तो एक अच्छा खासा सपोर्ट यहाँ पर आपको जो है ना मिल जाता है। मेरी बात को समझ पा रहे हो? तो ये भी फैसिलिटी है। क्या प्राइवेट में फैसिलिटी मिलती है, ये मुझे बताना ज़रूरी है। उसके अलावा फिर ये है बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छी चीज़ लगती है मुझे ये, कि जब आप ऑफिस को ज्वाइन करोगे तो आपको अपने आप पता चलेगा कि आपके ऑफिस में, आपके जोन में, या आपके जिले में, या आपके स्टेट में समय समय पर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के बीच में, कोई दूसरा आदमी नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ या आपके ऑफिस के एम्प्लॉयज़ जो होंगे ना, उनके बीच में स्पोर्ट्स इवेंट या कल्चरल इवेंट होते रहते हैं। जैसे मेरे ही ऑफिस में अभी कुछ दिन पहले बहुत सारे स्पोर्ट्स इवेंट हो रहे थे, स्पोर्ट्स के ट्रायल्स हो रहे थे। और मैं आपको बता दूं, ऑल इंडिया लेवल पे जितने भी सिविल सर्वेंट्स होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं, उनका एक आपस में कंपटीशन भी होता है अलग अलग स्पोर्ट्स में। जैसे क्रिकेट का टूर्नामेंट होता है, चेस का इवेंट होता है, ठीक है, सिंगिंग का इवेंट भी होता है, अलग अलग कल्चरल इवेंट आपके ऑफिस में होते हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे स्पोर्ट्स होते हैं, कैरम बोर्ड का होता है, ठीक है, बहुत सारे स्पोर्ट्स होते हैं, बैडमिंटन का होता है, और क्या बोलते हैं उसको, टेनिस का होता है। तो अगर आप कोई स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हो और अगर आप चाहते हो स्पोर्ट्स के अंदर नाम बनाना, ठीक है, और साथ में कुछ इंक्रीमेंट लेना सैलरी में, तो ये आपके पास बहुत अच्छा मौका होता है। क्यों, मैं आपको बता दूं, अगर आप मान के चलो स्पोर्ट्स में हिस्सा लेते हो और अगर आप ऑल इंडिया लेवल पे जाके, ठीक है, अपने टीम को या अपने स्टेट को या अपने डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करते हो और अगर आप जीत जाते हो तो आपको आपकी सैलरी में क्या मिलता है, इंक्रीमेंट मिलता है। ध्यान रखना, ये सैलरी में इंक्रीमेंट मिलता है, रिकॉग्निशन मिलेगी वो अलग है, पहचान मिलेगी वो अलग है। मेरी बात को समझ पा रहे हो? और सबसे बड़ी बात, अपनी हॉबी को फुलफिल करने का बहुत अच्छा मौका होता है, क्योंकि समय समय पर ऐसे इवेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो अपनी हॉबी को, अगर आप हॉबी वाले व्यक्ति हो तो अपनी हॉबी को पूरा करने का मौका आपको मिलता रहेगा। ऐसे राइटिंग कंपटीशन हो गया,
कभी कोई कंपटीशन कभी कोई कंपटीशन, तो मतलब आपका मन जो है ना वो लगा रहता है। मेरी बात समझ गए। योगा डे ही सेलिब्रेट हो रहा है तो बहुत अच्छे से सेलिब्रेट हो रहा है, स्पोर्ट्स डे अगर सेलिब्रेट हो रहा है तो बहुत अच्छे से सेलिब्रेट हो रहा है, टी शर्ट मिल जाएगी टी शर्ट की डिपार्टमेंट की तरफ से आपको। तो मतलब ओवरऑल फैसिलिटीज अगर आप अपनी हॉबी को जो है ना फुलफिल करना चाहते हो और अगर आप इंक्रीमेंट चाहते हो। और इसके अलावा लास्ट जो है ना, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो है आपका एनपीएस। ये एक बहुत अच्छी फैसिलिटी आज के टाइम पे है भाई, जो मैंने आपको बताया न्यू पेंशन स्कीम। इसमें क्या होता है, मैंने आपको बताया कि आपका जो पैसा जमा होता है हर महीने, आपकी सैलरी से कुछ पैसा कटता है और सरकार भी उतना ही डालती है, ठीक है। और उस पैसे को 3 जगह पे स्प्लिट कर दिया जाता है, एक इस वाले फंड में, एक इस वाले फंड में, एक इस वाले फंड में। और इन तीनों जगह से आपको क्या मिलता है, एक अच्छा खासा रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलता है, आरओआई, ठीक है। और ये पैसा आपका कंपाइल होता रहता है, कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है इस पर, पता है ना, ठीक है। और इस पर लगते 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 जब आप रिटायर हो गए 30 से 35 साल बाद, तो एक अच्छा खासा अमाउंट जो है ना इस म्यूचुअल फंड के थ्रू आपको मिल जाता है। तो ये भी एक फैसिलिटी है अपने आप, ठीक है। और वैसे जब आप ऑफिस को ज्वाइन करोगे ना, जब आप अपने डिपार्टमेंट में जाओगे, तो समय के साथ साथ में आपको पता लगता रहेगा कि और बहुत छोटी छोटी फैसिलिटीज है जो यहाँ पर गिनवाना मुझे ठीक नहीं लगता, यहाँ पर गिनवाना मुझे ठीक नहीं लगता। डिपार्टमेंट से फ्री में सिम मिल जाता है और कुछ छोटी छोटी चीज़ें, वो गिनवाना मुझे ठीक नहीं लगता, वो चिंदी चीज़ें लगती हैं। ये वो चीज़ें हैं जो ओवरऑल चीज़ें हैं जिसके प्रति आपको जानकारी होनी चाहिए, और शायद ये आपके लिए एक मोटिवेशन का काम करे कि यार इतनी फैसिलिटीज़ अगर मुझे मिलेंगी, इतनी अच्छी सैलरी मिलेगी, ठीक है। देखो ऑब्वियस ही बात है, आप अगर ये सोच के गवर्नमेंट जॉब में जाओ कि मैं राजा महाराजा बन जाऊंगा या मैं 1 साल के अंदर में इतना पैसा कमा लूंगा अपना घर, ऐसा नहीं हो सकता भाई। हाँ वो अलग बात है कि आप एक अच्छा लाइफस्टाइल जी सकते हो, जो मन करेगा खा सकते हो, जहाँ मन करेगा फैमिली के साथ जा सकते हो। अगर आपको वैसा लाइफस्टाइल चाहिए कि गाड़ी बंगला ये, तो फिर तो आपको बिजनेस करना पड़ेगा या फिर आपको कोई रिस्क लेना पड़ेगा, है ना। सैलरी तो ये है कि भैया आपको मरने नहीं देगी भूख से, एक अच्छी लाइफस्टाइल आपको दे सकती है। अगर आप मतलब ओवर द टॉप कुछ सोचोगे तो वो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन हाँ बहुत अच्छी लाइफस्टाइल जी सकते हो, प्लस में आपको पता है मान सम्मान तो अलग लेवल का मिल ही जाता है, परिवार में, समाज में, आसपास के लोगों से, वो एक अलग चीज़ है। तो ये एक मोटिवेशन है आप लोगों के लिए कि 2026 में बढ़िया तरीके से तैयारी करके आप लोग एग्जाम क्रैक कीजिए और अलग अलग पोस्ट पे आप सब सिलेक्शन लीजिए और इन सारी सुविधाओं का लाभ आप लोग उठाइए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पहुँचने के बाद आपको रुकना नहीं है। मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि आपको आगे बढ़ते रहना है और आपको इससे भी ऊपर के लिए हमेशा प्रयास करते रहना है। प्लस इसके अंदर मैंने एक चीज़ और नहीं गिनवाई है जो कि है प्रमोशन, ठीक है। इसके अंदर प्रमोशन भी जो है ना सीजीएल के अंदर डिपेंड करता है कि किस स्टेट में आप हो, वहाँ पर कितनी वैकेंसी है। मतलब प्रमोशन आप ओवरऑल देखोगे तो मतलब अच्छा खासा ही प्रमोशन है, ऐसा नहीं है कि प्रमोशन स्लो है, अच्छा खासा प्रमोशन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, एक्सेप्ट फॉर मतलब कुछ स्टेट्स में, ठीक है। तो प्रमोशन एस्पेक्ट से भी देखोगे तो अच्छा है। तो ओवरऑल मैंने आपको बताया कि भैया इतने सारे बेनिफिट्स जो है ना गवर्नमेंट जॉब में आपको मिलते हैं, तो ये आपके लिए मोटिवेशन है। उन सभी दोस्तों को वीडियो जरूर शेयर करना जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, खास करके सीजीएल की, ठीक है। तो अभी से तैयारी में लग जाओ, पढ़ते रहो। डेली सुबह 9:30 बजे इसी चैनल के ऊपर आपको पता है इंग्लिश बार रोशन सर जो यूट्यूब चैनल है, इसके ऊपर जो है ना लाइव क्लास होती है इंग्लिश की, स्पेशली फॉर सीजीएल 2026 के लिए ग्रामर की लाइव क्लास होती है सुबह 9:30 बजे। तो अगर आप कहीं से नहीं पढ़ रहे हो तो आ जाओ सुबह 9:30 बजे लाइव क्लास के अंदर, पूरी ग्रामर वहाँ पर मैं खत्म कराऊंगा, ठीक है। मिलते हैं आप लोगों से बहुत जल्द अगले किसी लेक्चर में या अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से जय हिंद है, ठीक है। शेयर कर देना वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ में जो तैयारी कर रहे हैं, ठीक है भाई। चलिए जय हिंद।